आज का विषय है नक्षत्र विज्ञान। हम जब पढ़ते थे तो शिक्षक और दूसरे लोग कहते थे कि ये नक्षत्र, ये ज्योतिष, वो तो सब एक अंधश्रद्धा है, अज्ञान है। लेकिन जब हमने 4 वेद का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि ऋग्वेद में 27 नक्षत्र का वर्णन है। वेद के अध्ययन के बाद मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, एक परमात्मा ये जगत को चलाता है, तो वो परमात्मा एक है, ऐसा दर्शन देने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। पहले भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने कहा कि ईश्वर एक है। बाद में परमात्मा और प्रकृति के मिलन से इस सृष्टि का सर्जन हुआ। वो पंच महाभूत धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनका जो कोई नामकरण किया है वो भी भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने किया, तो वो भी देन भारतीय संस्कृति की है। ऐसे 27 नक्षत्र कहा है और अगस्त्य का जो तारा है उनको 28वां नक्षत्र कहा गया है। तो वो नक्षत्र क्या है, कैसे नक्षत्र माना जाता है? तो हर रोज सूर्योदय होता है, पृथ्वी भ्रमण करती है, तो नक्षत्र का अर्थ है एक तारा समूह। जिस तारा समूह में सूर्य की उपस्थिति होती है वो नक्षत्र पृथ्वी को प्रभावित करता है, तो वो नक्षत्र चल रहा है ऐसा गिना जाता है। तो वो नक्षत्र, हर एक नक्षत्र का धरती के सारी जीव सृष्टि और पंच महाभूत पर अलग अलग असर है, वो हमने खुद ने देखा है। वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी मातुश्री चतुराबा बचपन में मुझे कहती थी कि आद्रा नक्षत्र में अगर बारिश हुई तो वहां अकाल नहीं पड़ता। बाद में अंबालाल पटेल जो एक वर्षा वैज्ञानिक है, उसने भी मुझे बताया कि रोहिणी नक्षत्र से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, वो पहला नक्षत्र है। उनके पिछले 4 दिन में जहाँ अच्छी बारिश होती है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा जीवन भर का अनुभव है। बाद में दूसरा नक्षत्र आता है मृगशीर्ष, उसमें तेज वायु चलता है। तो वो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि वो नक्षत्र से पहले भी तेज इतना नहीं होता और वो नक्षत्र समाप्त होता है, दूसरे दिन वायु की गति साधारण हो जाती है। इसके बाद का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है। उनका प्रभाव फल पर पड़ता है, खास करके आम के फल पर, कि लोग आम का फल खाना छोड़ देते हैं, उनमें कीड़े पड़ते हैं। हमारा जूनागढ़ जिला तो आम का प्रदेश है कि आम का रस है वो गुठली से अलग हो जाता है, उनका स्वाद बदल जाता है। वो मेरे बचपन से आज तक का अनुभव है। हाँ, जो आषाढ़ महीने में जो फल पकते हैं उनके स्वाद में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केसर में, हाफूस में, उसमें फर्क पड़ जाता है, तो वो उनको प्रभावित करते हैं। जो कुछ नक्षत्र ऐसा माना गया है कि उसमें बारिश गिरती है तो वो कृषि फसल का अच्छा विकास होता है, उसमें रोग नहीं आता। और कोई नक्षत्र में बारिश आती है तो कृषि फसल में रोग आते हैं। बाद में मैं गिर जंगल में गया और आज गोपालकों के बीच बैठा हूँ, तो अभी गोपालक ने एक ने बताया, ये भाई ने बताया कि ये जहरीले कड़वे नक्षत्र में बारिश आई, इसलिए घास का जो विकास है वो कम है और गाय का जो दूध उत्पादन और उनकी जो तंदुरुस्ती है वो भी कम है। तो इतना प्रभावित नक्षत्र वनस्पति को करता है और मनुष्य को, गाय को, सभी को करता है। मेरी जिंदगी में 3 साल ऐसे आए हैं, कड़वे जहरीले नक्षत्र में भारी बारिश आई तो वनस्पति में इतनी इली आई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारे खुद के खेत में, हमारे गांव के खेत में मूंगफली का एक पत्ता सुरक्षित नहीं था, सभी पत्ते इली खा गई थी। बाद में घास खा गई थी, सेढ़ा पर घास था वो खा गई थी। बरगद का वृक्ष था, जामुन का वृक्ष था, उनके पत्ते खा गई थी। जंगल में सभी वृक्ष के पत्ते इली खा गई थी। उनका कारण क्या है? तो वो नक्षत्र है। और जो मीठे नक्षत्र है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ती एवं स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश आती है तो उनका प्रभाव सर्वत्र श्रेष्ठ पड़ता है, कृषि फसल का विकास होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, रोग नहीं आते। मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये पूर्ण ब्रह्म विज्ञान है प्रकृति का, हमारे ऋषियों ने संशोधन किया हुआ। उनका प्रभाव मैंने किसान के बेटे के नाते और इस प्रकृति गाय के कार्य में देखा है कि ये नक्षत्र में बारिश होती है तो कृषि फसल का अच्छा विकास होता है, जंगल गौचर में वृक्षों का और घास का अच्छा विकास होता है और प्राणी पक्षी से लेकर मनुष्य के आरोग्य में वृद्धि होती है।
और एक बार अमरेली और भावनगर जिले के किसानों ने बताया कि स्वाति नक्षत्र में 1982 में नवंबर महीने में स्वाति नक्षत्र चल रहा था, तब भारी बारिश आई और शत्रुंजय नदी में भारी बाढ़ आई। एक ही दिन में पूरा शत्रुंजय डैम जो पालीताना के पास है वो भर गया। 60 साल के किसानों ने बताया जिंदगी में कोई साल पैदावार नहीं आई, इतनी पैदावार आई थी वो पानी पिलाने से, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जल था। तो ये चने प्रति बीघा 35 मन की पैदावार मिली थी और गेहूं से लेकर कोई सियाड़ू फसल में बिल्कुल रोग नहीं था और विक्रम पैदावार मिली थी। किसानों और देश के कृषि वैज्ञानिकों, नक्षत्र के विज्ञान को जानने ही हम कृषि को सफल कर सकते हैं। और जो जहरीले नक्षत्र है वो पुनर्वसु, आश्लेषा और पूर्वा फाल्गुनी, अगर इस नक्षत्र में बारिश आती है तो उनका पानी से जो फसल कृषि फसल में कीड़े पड़ते हैं उनका विकास कम हो जाता है, घास का विकास कम होता है, बारिश पड़ने से भी घास का विकास कम होता है। और जो जंगल के वृक्ष है उसमें भी हमने देखे हैं जहरीले नक्षत्र में बारिश आ गई तो सारे जंगल के वृक्ष के पत्ते खा जाए, इतनी इली कीड़े आते हैं। वो भी मेरी जिंदगी में 2-3 बार हमने देखा है। तो ये वर्षा विज्ञान को जानना जरूर है। और चित्रा नक्षत्र की बात करूं तो वो मैंने गिर जंगल में जब मैं गोवेद लिखने गया उसी साल चित्रा नक्षत्र में भारी बारिश आई, पूरी नदी है वो दोनों किनारे तक ऊपर तक बह कर गई और दूसरे दिन नदी का पानी कम हो गया, घास पीला हो गया, वृक्ष के पत्ते पीले हो गए, क्योंकि उसमें अग्नि की प्रधानता रहती है। चित्रा नक्षत्र में बारिश आती है तो बिच्छू, सांप और जंतु का भी भारी उपद्रव होता है, तो उनका कारण उनका पानी में अग्नि तत्व है। तो देशवासियों, जो मीठे नक्षत्र है उनके पानी में अमृत है, जो जहरीले नक्षत्र है उसमें जहर है, और चित्रा नक्षत्र के पानी में अग्नि तेज है, वो हमने देखा है। तो ये हमें जानना जरूरी है। कृषि के लिए, हमारे आरोग्य के लिए, गाय के लिए हमारे ऋषियों ने ये परम विज्ञान दिया है। ऐसा मैं कहता हूँ कि प्रकृति, वनस्पति, पंचमहाभूत, उसमें हजारों संशोधन करने वाली विश्व की अगर कोई प्रजा है तो वो भारतीय प्रजा है। कि हमारे ऋषियों ने आज से 3000 साल पहले 10,000 नए संशोधन किए हैं। वो बाद में हमारे संशोधन क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम वैराग्यवाद के पीछे पागल हो गए कि बस ये जीवन माया है, ये उद्योग माया है, ये कर्म माया है, ये राजधर्म माया है। वो ही भारतीय संस्कृति का पतन का कारण है और बाद में हम गुलाम बने, हमारे शास्त्रों को जलाया गया, वही हमारी बर्बादी का कारण है। कुछ पढ़े लिखे सिफारिश करते हैं कि पश्चिम में विज्ञान का जन्म हुआ, वो सब 16वीं सदी के बाद क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? यीशु का जन्म तो 2000 साल पहले हुआ था, तो वहां संशोधन होना चाहिए ना। 16वीं सदी के बाद अंग्रेज भारत में आए और भारत के यहाँ से ग्रंथ ले गए। बाबर के पास से जर्मनी ने भारत का सभी ग्रंथ ले लिया और हमारे देश के लोगों ने कहा है जर्मनी में 4 बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें भारतीय संस्कृति के 1-1 लाख ग्रंथ है। वो सब संशोधन भारत ने किया था। वो संशोधन की जड़ वैदिक विचारधारा थी। हमारा पतन की जड़ वैराग्यवाद और गुलामी है और हमारे शास्त्र ले जाकर 16वीं सदी में वो ले गए और 17वीं सदी के बाद उनके आधार पर उन्होंने संशोधन किया है। तो देशवासियों, अगर हमें विश्व की सर्वोपरि प्रजा बननी है तो ये संप्रदाय, ये गुरु के नाम पर व्यक्ति पूजा, ये वैराग्यवाद वो भ्रांति है, वो धर्म नहीं है। मैंने 4 वेद पढ़ा है, 5वां वेद गोवेद लिखा है, 500 किताब और शास्त्र पढ़े हैं और 10 शास्त्र लिखा है। अपनी अनुभूति से, अपने अभ्यास से कहता हूं कि वो भ्रांति में से बाहर निकलो। आप वेद के शरण में आओ, आप आयुर्वेद के शरण में आओ, आप योग विज्ञान के शरण में आओ, आप भगवत गीता के शरण में आओ। फिर से हम सारे ब्रह्मांड के ज्ञान की उपासना करेंगे, हम सर्वत्र बल की उपासना करेंगे, हम सर्वोपरिता की उपासना करेंगे, हम श्रेष्ठ होंगे, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ होगा, हमारी प्रकृति श्रेष्ठ होगी, हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन वो वैदिक विचारधारा पर बनेंगे। और मैं संप्रदाय के जो कुछ लोग पाखंडी है उनको कहना चाहता हूं कि अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए आप वैदिक संस्कृति, वेद, गीता, रामायण को भुलवा रहे हो। आप विधर्म में जितने ही इस देश और संस्कृति के लिए घातक हो,
आप अज्ञानी हो, आपसे क्या मुक्ति मिलेगी? आप खुद डूबने वाले हो। मुक्ति का मार्ग तो वेद ने बताया है, गीता ने बताया है। वो कर्म योग है, वो उपासना है, वो अनंत की उपासना है, वो सत्य परमात्मा की उपासना है, निराकार की, वो शिव परमात्मा की उपासना है। देशवासियों, चलो हम वेद की ओर लौटे, आयुर्वेद, योग की ओर, गीता की ओर, कर्म योग की ओर, राष्ट्र भक्ति की ओर, प्रकृति भक्ति की ओर और सनातन संस्कृति की ओर बढ़कर भारत को सुवर्ण भूमि राष्ट्र बनाए और हम भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु बनाए। ये नक्षत्र का विज्ञान हमने हमारा गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ग्रंथ में लिखा है। आप इस ग्रंथ प्राप्त करके पूर्ण गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का ज्ञान प्राप्त करके प्राकृतिक कृषि को सफल करें। भारत माता की जय, गौ माता की जय। राम राम।